माफिया डॉन अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हुई हत्या और असद एनकाउंटर का मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इन दोनों ही मामलों में न सिर्फ अगले 15 दिनों के अंदर हल्फनामा देने को कहा है, बल्कि जिस तरह से अतीक और अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या हुई उस पर अपनी नाराजगी भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि जब मेडिकल जांच के लिए गाड़ी अस्पताल के अंदर तक जा सकती थी तो फिर अस्पताल के बाहर गाड़ी रोककर इन दोनों की परेड क्यों कराई गई। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की गूंज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में गूंजी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों माफिया भाई और असद के एनकाउंटर पर यूपी सरकार से 3 हफ्तों के अंदर पूरी तफसील के साथ हल्फनामा देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से ये सवाल भी पूछा कि जब अतीक अशरफ को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया तब गाड़ी गेट के अंदर क्यों नहीं ले जाई गई। अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई की सार्वजनिक परेड क्यों करवाई जा रही थी। कोर्ट ने कहा कि हमने खुद टीवी पर यह देखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये साफ कर दिया कि जिस समय ये सारी चीजें घट रही थी उनकी निगाहें न्यूज चैनल्स पर थी और उन्होंने साफ कहा कि हमने टीवी चैनल्स पर टीवी पर ये देखा है कि उन अतीक अहमद और उनके भाई की परेड कराई गई। सीधे और तीखे सवाल पूछते हुए अदालत ने साफ साफ पूछा कि आखिर क्या वजह थी कि जब उनकी जान को इतनी सारी धमकियां मिल रही थी, इतनी सारी चुनौतियां थी उनकी सुरक्षा को लेकर, तो उन्हें एम्बुलेंस से सीधा हॉस्पिटल के अंदर तक क्यों नहीं लाया गया। क्या मजबूरी थी कि उन्हें बाहर उतारा गया और उनकी पूरी परेड कराई गई, यानी उसका जुलूस निकाला गया। यानी ऐसे में साफ है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार को इन तमाम सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, लेकिन जवाब क्या सिर्फ खानापुरी होंगे या फिर अदालत को संतुष्ट भी कर पाएंगे, ये अगली सुनवाई में खुलासा इसका हो जाएगा। हमने इसी वारदात में 10 दिन पहले ठीक यही सवाल उठाया था। सवाल ये कि जब कॉल्विन अस्पताल का गेट इतना बड़ा है, गाड़ी अंदर आसानी से जा सकती है, तो अतीक और उसके भाई को गेट के बाहर ही गाड़ी से उतारकर पैदल क्यों ले जाया गया। चलिए एक बार फिर में अतीक और उसके भाई अशरफ से इसी थाने में पूछताछ चल रही थी। शुक्रवार की पूरी रात अतीक और अशरफ सोए नहीं। दोनों लगातार असद की लाश प्रयागराज पहुंचने और उसे दफनाए जाने की पुलिस वालों से बराबर खबर ले रहे थे। जिस धूमनगंज थाने में अशरफ और अतीक को रखा गया था, वहां से कसारी मसारी कब्रिस्तान की दूरी 5 किलोमीटर है, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता। बेटे के दफनाए जाने की खबर के बाद शनिवार को पूरा दिन अतीक और अशरफ इसी थाने में रहे और इस दौरान उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ भी हुई। असद अहमद कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाना था, जबकि अतीक अहमद धूमलगंज पुलिस थाने में कैद था। दोनों की दूरी लगभग 5 किलोमीटर, समय 15 मिनट। इतने होने के बाद भी अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। अतीक अहमद ने बहुत कोशिश करी। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान भी कई पुलिसकर्मियों से कहा कि मुझे जाने दें, पर आखिरकार उसको मनाही मिली। कोर्ट की उस दिन छुट्टी थी, तो कानूनी दांवपेच के हिसाब से भी अतीक के सारे पैतरे कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए और अतीक अहमद पूरी रात अपने बेटे को याद करते करते नहीं सो पाया। और अब अतीक अहमद की अपने भाई अशरफ के साथ, अपने बेटे असद के साथ ही कब्र उसी कब्रिस्तान में 2 दिन बाद बन जाती है। असद को सुपुर्दे खाक किए जाने के लगभग 8 घंटे बाद धूमनगंज पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर पहली बार
थाने से बाहर निकलती है। मीडिया का काफिला भी पीछे पीछे था। करीब 17 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अतीक और अशरफ को प्रयागराज का आखिरी थाना कहे जाने वाले पूरा मुफ्ती थाने लाया जाता है। उमेश पाल मर्डर केस के सिलसिले में कुछ रिकवरी के लिए अतीक और अशरफ पूरा मुफ्ती थाने में करीब आधा घंटा रुकते हैं। इसके बाद अतीक की गाड़ियों का काफिला वापस धूमनगंज थाने पहुंचता है। दोनों को गाड़ी से उतारा जाता है और थाने के अंदर ले जाया जाता है और बस यहीं से कहानी शुरू होती है। दरअसल लखनऊ और दिल्ली से पहुंचे ज्यादातर पत्रकार कॉल्विन अस्पताल के बाहर खड़े थे, इस उम्मीद में कि अतीक अहमद को यहां मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा। दरअसल अदालत ने अतीक और अशरफ को पुलिस हिरासत में भेजने के साथ साथ यह आदेश दिया था कि हर 24 घंटे में इन दोनों की मेडिकल जांच कराई जाए। 14 अप्रैल यानी शुक्रवार की रात को भी दोनों का इसी कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट हुआ था, मगर 15 अप्रैल को हुआ यूं कि जब अतीक और अशरफ की गाड़ियों का काफिला पूरा मुफ्ती थाने से सीधे धूमनगंज पहुंच गया, तब कॉल्विन अस्पताल के बाहर खड़े पत्रकारों को लगा कि आज उन दोनों का मेडिकल टेस्ट नहीं होगा और बस यही सोचकर कुछ लोकल पत्रकारों को छोड़ दें तो दिल्ली और लखनऊ से आए बाकी सभी पत्रकार अस्पताल से लौट गए। अब अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा नहीं था। उधर आज तक के रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव और कैमरामैन नीरज धूमनगंज थाने में मौजूद थे। जब अतीक और अशरफ को पुलिस पूरा मुफ्ती थाने से धूमनगंज लाई, तब भी समर्थ अपने कैमरामैन नीरज के साथ धूमनगंज थाने में ही थे। समर्थ को भी यही लगा कि आज शायद मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन करीब आधे घंटे बाद अचानक समर्थ ने देखा कि पुलिस की गाड़ियों में कुछ हलचल है। किसी पुलिस वाले ने समर्थ को जानकारी दी कि अतीक को कॉल्विन अस्पताल ले जाने की तैयारी है। यह सुनते ही समर्थ अपने कैमरामैन नीरज के साथ अतीक के काफिले से पहले ही थाने से कॉल्विन अस्पताल पहुंच गए। रिमांड के पहले दिन पुलिस रिकवरी के लिए अतीक को ले जाती है और फिर मेडिकल चेकअप सीधा वहीं से लेकर करवाती है और फिर धूमनगंज थाने ले आती है। पर दूसरे दिन जिस दिन ये घटना होती है उस दिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस एक बार फिर से अतीक अहमद और अशरफ को रात में रिकवरी के लिए ले जाती है, पर इस बार वो फिर साथ में मेडिकल चेकअप नहीं कराती है। वो पहले धूमलगंज थाने लाती है और धूमलगंज थाने आकर जब पहुंचती है वहां कई मीडिया के चैनल्स इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर कब अतीक अहमद को ले जाया जाएगा, पर उनको लगता है कि अब धूमलगंज थाने आ गए। कई मीडिया के चैनल यहाँ पर भी इंतजार कर रहे होते हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज था, पर यहाँ पर यह पता चलता है कि गाड़ी अब धूमलगंज थाने पहुंच चुकी है। तो ऐसे में सबको ये लगता है कि भाई अब यहाँ पर ये मूवमेंट खत्म हो गया है और अब अतीक अहमद को मूव नहीं करेंगे। पर आधे घंटे बाद, क्योंकि आज तक की टीम लगातार ग्राउंड पर बनी रहती है, आधे घंटे वहीं थाने पर इंतजार करती है और जब पता चलता है कि एक बार फिर से थाने पर जीप लग गई है, आज तक पहुंच जाता है इसी स्पॉट पर जहां पर एक घटना होती है, क्योंकि पता होता है कि यहाँ पर मूवमेंट होने जा रहा है। और फिर आधे घंटे का गैप लेने के बाद अतीक अहमद और अशरफ को लेकर पुलिस की टीम यहाँ आती है और उसके बाद जो होता है वो फिलहाल अभी तक सवालों के घेरे में